नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगी। पहली ये, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ कि आज आपके लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा गिफ्ट रखा गया है। आई होप आपको मेरी एक नई पहल पसंद आए। कैसा लगा आपको मेरी नई पहल, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं आज अपने जो वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बाकी हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने डेवलपमेंटल टास्क पढ़ रहे थे, उसमें हमने किशोरावस्था और शैशवावस्था तक पढ़ लिया था, मतलब इन्फेंसी और चाइल्डहुड, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। और डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है, मतलब समाज ने जो एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो पैरामीटर सेट करे हैं, अगर बच्चा उस डेफिनेट पैरामीटर तक, एक डेफिनेट एज तक पहुंच जाए तो सही है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो क्या होगा, वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में फेल हो गया, हम ये कहेंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी है आज भी। देखिए, आप KVS PRT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपके लिए ना मेन बनता है वो इन्फेंसी है और चाइल्डहुड है। एडोलसेंस वाले से क्वेश्चन आने की गारंटी कम है, क्योंकि एडोलसेंस में आपका 12 से 18 आ जाता है। इससे जो PGT TGT वाले हैं उनसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप लोग तो 1st to 5th पढ़ाएंगे और 5th क्लास तक के बच्चे की जनरल एज क्या होती है, 10, 9, इससे ऊपर तो नहीं होती है। इसीलिए तो मतलब आपके लिए चाइल्डहुड को और इन्फेंसी को अच्छे से देखना है। पढ़ना आपको एडोलसेंस भी है, लेकिन मेन फोकस आप अपना इन्फेंसी पे और चाइल्डहुड पे रखिएगा। बाकी पता नहीं एग्जाम के पैटर्न में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि अब लेवल जो होगा आपका बढ़ेगा ही कंपेयर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक पे आते हैं। हम आज पढ़ेंगे, हाँ कल हमने ऑब्स्टेकल टू मास्टरी पढ़ लिए थे, मतलब कि किसी बालक को अपने पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में जो रुकावटें आती हैं वहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि हैविंगस की जो डेवलपमेंटल टास्क है किसके लिए, किशोरावस्था के लिए। किशोरावस्था हमारी जनरली किस एज से किस एज तक की मानी जाती है, 12 से 18 साल के लिए। देखिए, किशोरावस्था सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिखा है, जिससे कि इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। हिंदी वालों से विशेष अपील है मेरी कि इंग्लिश में ज़रूर देखा करें टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं जब तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, फिर आपको एग्जाम में होती है कन्फ्यूज़न बढ़िया वाली। ओके, सो हम शुरू करते हैं। देखिए, हैविंगस ने कहा है कि एक्सेप्टिंग योर फिजिकल फ्रेम एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली इन वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब जो ये 12 से 18 साल का किशोर होता है तो इस समय उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मतलब वो एक डिलाइमा में भी होता है कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ में। मतलब जो बॉयज़ होते हैं उनकी मूछें दाढ़ी वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं, कभी कभी उनमें आवाज़ भी उनकी भारी होने लगती है। जैसे कि आप लोग भी जब उस एज से गुजरे होंगे तो ये सब सबके साथ रहता है, कोई स्पेशल बच्चे नहीं कि उनके साथ ही होता हो। तो बॉडी चेंजेस में आती है ना, एकदम से 12-13 साल की उम्र में हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, बॉयज़ की बॉडी में भी, इधर गर्ल्स की बॉडी में भी। गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि पीरियड्स इसको हम कहते हैं। तो गर्ल्स में क्या होता है, बॉडी डेवलपमेंट चेंज होने लगता है, कुछ बॉडी पार्ट्स से इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो गर्ल्स भी थोड़ा सा मतलब वो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में होती हैं और मतलब खुद को लेके डाउटफुल होने लगते हैं बच्चे इस एज में। तो वही चीज़ कही गई है कि अपने शारीरिक ढांचा को स्वीकारना, कि आपकी बॉडी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है आप उसको एक्सेप्ट करो। ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसमें किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। और शरीर की विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी ढंग से उपयोग करना, यानी कि आपकी बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो आपके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें XYZ, तो आप अपनी बॉडी को अच्छे वे में यूज़ करें। ये नहीं कि अरे मैं ऐसी हो रही हूँ, वैसी हो रही हूँ, या फिर मैं ऐसा हो रहा हूँ, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है और मेरी दाढ़ी मूछें निकल रही हैं, अब मेरा क्या होगा। तो ये बिल्कुल पैनिक करने वाली बातें नहीं होती, बस नॉर्मल चीज़ें हैं, सबके साथ होती हैं एक एज में पहुँचने के बाद। तो आपको इसको लेके इसको एक्सेप्ट करना है, अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाना है। दूसरी चीज़ इसमें कही गई है कि फॉर्मिंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स एंड सेम सेक्स पेयर्स, मतलब इस किशोरावस्था जो होती है इसमें बच्चा क्या करता है ना, जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं, जैसे बॉय गर्ल हो गए या फिर गर्ल बॉय हो गई, तो इनके साथ में या फिर सेम सेक्स के साथ में भी ज़्यादा फ्रेंडशिप करता है। फ्रेंडशिप तो उसने चाइल्डहुड में भी किया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, चाइल्डहुड की जो फ्रेंडशिप होती है वो मैच्योर नहीं होती है। और पहली बात तो ये है कि जो बच्चा चाइल्डहुड में फ्रेंडशिप करता है वो जनरली सेम जेंडर के साथ करता है, जैसे बॉय के साथ करेगा, गर्ल के साथ करेगी। लेकिन ये जो
एडोलसेंस का पीरियड होता है, इसमें जो विपरीत लिंगों के प्रति जो आकर्षण होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए क्या होती है, इस एज में कुछ क्या काफ़ी लोगों की मैच्योर रिलेशनशिप डेवलप होती है। वो अलग बात है कि वो आगे तक चल पाए या फिर ना चल पाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट करते हो और कितना लंबा आपकी रिश्ता फिर चलता है। तो इसी एज को हम कहते हैं कि इस एज में क्या हो रहा है, मैच्योर रिलेशनशिप डेवलप होती है, वो भी अपोजिट सेक्स के साथ में भी और सेम सेक्स के साथ में भी। याद रखिएगा, चाइल्डहुड में मैच्योर रिलेशनशिप नहीं थी, दोस्ती वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे मैच्योर वाली नहीं है, वहाँ पे सेम सेक्स होते हैं, बॉय बॉय गर्ल गर्ल आपस में दोस्ती करते हैं। इतना मतलब डीपली फ्रेंडशिप को नहीं समझते हैं जितना कि इस एज में आके बच्चा फ्रेंडशिप को मानता है, समझता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द सोशल रोल ऑफ मैन एंड वुमेन। मतलब कि स्त्री और पुरुष की जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उसको बच्चा इस एज में समझ जाता है और स्वीकारने लगता है। जैसे क्या होता है इस एज में कि कुछ हमने पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो डिसाइड की हैं कि ये काम लड़कियों को करनी है, जैसे खाना बनाना। ये इवन ये जो हमारी जो जेंडर रोल्स हैं मेल फीमेल को लेके, ये नैरो मेंटलिटी में भी आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा मतलब देखने को बहुत मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। इसीलिए जो जेंडर रोल्स सोसाइटी ने तय किए हैं बॉय गर्ल को लेकर, तो बच्चा इस एज में आके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है कि लड़की हो तुम घर में काम करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ। लड़का है वो बाहर का काम करेगा, मार्केट जाएगा, सब्जी लेके आएगा, दूध लाएगा। तो ये सारे क्या है, जेंडर रोल्स हैं। और जिस जेंडर रोल्स को बच्चा ने क्या किया, किशोर अवस्था में आके समझ लिया है और उसकी भूमिका वो निभा रहा है। फिर चौथा क्या आता है, गेनिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट। इस एज में क्या बच्चा जो है अपने माता पिता से और जो बाकी उसके मतलब वयस्क हैं, उसके और रिश्तेदार हैं, उनके साथ में एक भावनात्मक यानी इमोशनल कनेक्शन फील करता है, यानी कि उससे फ्री होता है। मतलब कि यहाँ पे बच्चा क्या है, बच्चा सोसाइटी में इंक्लूड हो रहा है जाके, तो वो फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में भी उतना ही इमोशनली होगा, उतना ही इमोशनली वाली बॉन्ड बनाएगा। पहले क्या था, चाइल्डहुड में बच्चा जो उसकी फैमिली होती है वही उसके लिए प्रायोरिटी होती है, लेकिन इस एज में क्या होता है, बच्चा फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनके साथ जो उसकी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी कम होती हैं, वो उससे फ्री होता है। और जो बाहर के उसकी जो खुद के रिश्ते बनाता है वो उनके साथ में भी ज़्यादा कनेक्ट होता है। वो तो होता ही नहीं होता है, आपने देखा होगा एडोलसेंस में अगर मतलब एक बच्चे का ऐसा इन्वायरमेंट है कि उसके घर में अगर वो 2 शब्द भी बोलता है तो उसको डांट देती हैं, अरे चुप हो तुम तो ऐसे ही बोलते, तुम तो गलत बोलते हो, हमेशा ऐसे नहीं बोलते। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपने घर में कहना ही बंद कर देगा। फिर अगर इस एज में बच्चे ने कोई फ्रेंडशिप करी है या उसके दोस्त हैं या जो भी है, तो वो उनके साथ में अपनी बातें ज़्यादा शेयर करेगा। हर कोई करता है, ये आपने भी किया होगा, हर किसी ने अपने सेम एज के साथ में ज़्यादा हम मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं ना, जो हमारे सेम पीयर्स ग्रुप होते हैं, और वहाँ पे हम अपनी शेयरिंग ज़्यादा करते हैं। फिर 5वां आता है प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय चूजिंग एंड एंजॉयबल एंड गुड कैरियर। अभी इस एज में देखो 17-18 साल में बच्चे का इंटर हो जाता है, 18 मान लो, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, 16 ईयर से ऑलमोस्ट जो हाई स्कूल क्लास से एक अच्छा बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, उसको कैसे अपने करियर को सेट करना है कि आगे आने वाली लाइफ उसकी अच्छी रहे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो ये वही एज होती है जहाँ बच्चा अपने विवेक का यूज़ करता है इस चीज़ के लिए भी कि हाँ उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आगे उसको लाइफ में क्या करना है, एक अच्छा करियर वो किस तरीके से बना सकता है, किस फील्ड में बना सकता है। उसके लिए वो तरह तरह के सेमिनार अटेंड करता है, जिन लोगों के पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हो या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे बातें करता है। तो इस एज में बच्चे में ये समझ भी डेवलप हो जाती है कि उसके लिए खुद के लिए अपना एक अच्छा करियर बनाना है, जिससे कि उसकी लाइफ आगे की अच्छी रह सके, वो इकोनॉमिकली फ्री हो सके, इंडिपेंडेंट हो, कल को उसको अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना होना पड़े। देखिए ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप एडोलसेंस को बिल्कुल खुद से जोड़ के देखिए। जब आप 12 से 18 की एज में थे या 13 से 19 की एज में थे, जो भी हम कहें इस पीरियड को, तो उस एज में जो चेंजेस आपने किए हैं या फिर जो आपने फील किया या जो डिलाइमा में आप थे, वही चीज़ें तो हम पढ़ते हैं, हम कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि मनोवैज्ञानिकों ने वो चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज की है और किताब में छाप दी है, हमको उस किताब को पढ़ना है। और लैंग्वेज थोड़ी हाई लेवल की होती है कि हमको समझ में नहीं आती है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको आप प्रैक्टिकली खुद के साथ कनेक्ट करिए तो आपको और अच्छा रहेगा। आप बताइए, मैंने जो एडोलसेंस का पॉइंट्स बताएं, क्या इसमें एक भी ऐसा पॉइंट्स था जो आपने ना फील किया हो?
इस समय चाहे आपकी आवाज़ में चेंजेस आना हो, या फिर आपकी दाढ़ी मूंछ निकलना हो, या गर्ल्स में पीरियड्स का आना स्टार्ट होना हो, या जो भी चीज़ें रही हो, या फैमिली में उनकी बातों को एक्सेप्ट ना किया जाए, तो वो अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ में ज़्यादा टाइम बिताता है, उनके साथ में अपनी शेयरिंग ज़्यादा स्ट्रांग करता है। इसीलिए उसकी एक मैच्योर रिलेशनशिप भी डेवलप होती है। सबकी इसी एज में आके होती है। कुछ लोगों की इतनी अच्छी होती है कि फिर लाइफ लॉन्ग रहती है, हर किसी की लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। फिर वो तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, इतने बड़े समझदार हो चुके हैं, हमें फालतू बात नहीं करनी। हाँ, एक और हमारा पॉइंट्स बचता है इस पर, टू डेवलप फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड कॉग्निटिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। मतलब इस एज में बच्चा क्या करता है, सोशल कहते हैं सामाजिक, इमोशनल कहते हैं भावनात्मक, मॉरल कहते हैं नैतिक को, कॉग्निटिव कहते हैं संज्ञान, जो कि आपके दिमाग से जुड़ा होता है। एक तरीके से जो कॉग्निटिव है वो आपका मेंटल का ही पार्ट होता है, मस्तिष्क का। तो बच्चा इस समय अपना ये सारी चीज़ें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में आ गई। तो इस समय बच्चा क्या करता है, अपना ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उसको बूस्ट करता होता है। देखो, किशोरों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और संज्ञानात्मक से संबंधित कौशल और योग्यताओं को विकसित करना। तो ये भी उन्होंने एक टास्क दिया है कि बच्चों में इस एज में क्या करो, भैया वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो रहा है, उसको आगे अब एडल्टहुड में जाना है, पुराणावस्था में मतलब प्रवेश करना है और आगे की लाइफ देखनी। तो उसमें हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। शारीरिक रूप से मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिससे कि वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बने, अच्छा हो, सब कुछ हो। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे गेन कर ली हैं, वो चीज़ें हैं। सामाजिक रूप से मतलब उसमें तमीज़ होनी चाहिए इतना कि उसको सोसाइटी में कैसे पेश आना है, या किन चीज़ों को मानना है, किन चीज़ों को नहीं मानना है, कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ नॉन एथिकल है। भावनात्मक मतलब कि इमोशनली जो कनेक्शन वाली फीलिंग होती है बच्चे में अच्छे से इस एज तक डेवलप हो जाती है। अगर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना समझता है तो वो उसके साथ बहुत अच्छे इमोशनल रिलेशन डेवलप करता है। नैतिक वही हमारा आ गया। नैतिक और सामाजिक एक ही चीज़ होती है कि आपको नैतिकता क्या कहती है कि आपको सोसाइटी में कैसे मतलब पेश आना है, वो चीज़ सिखाती है। फिर हमारा संज्ञानात्मक मतलब उसकी बुद्धि में, संज्ञानात्मक जो है वो आपकी मानसिक बुद्धि से संबंधित होता है। तो यानी कि आपके संज्ञान का, यानी आपकी बुद्धि का, यानी आपके ब्रेन का इतना डेवलप हो चुका है कि आप उसको अपने आगे की लाइफ को बेटर बनाने में यूज़ करें। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके लिए क्या स्किल्स आपको अपने में और मैच्योर करनी है और डेवलप करनी है। क्योंकि अब आप उस एज में नहीं है चाइल्डहुड में कि आपको आगे आगे चांस मिलेगा कि आप और अच्छा कर लो। तो इस एज में आते आते बच्चा ओवरऑल एक समझदार प्राणी बन जाता है। फिर हमारा आते, देखो हमने पीछे भी कुछ एड्स पढ़े थे मास्टरी के लिए और कुछ ऑब्स्टेकल पढ़े थे मास्टरी के लिए, मतलब जो डेवलपमेंटल टास्क तक पहुंचने तक के लिए जो मतलब एड जो चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं और जो चीज़ें बच्चे के विकास में रुकावटें बनती हैं उन चीज़ों को लेकर। तो मैंने यहाँ पे कुछ और ऐड करे हैं, तो आप इसको इस तरीके से समझना। एक मिनट मैं बड़ा कर लूँ। देखो हमारा पहला क्या था, इन्फेंसी, जिसको मैं आई से शो कर रही हूँ। दूसरा था हमारा चाइल्डहुड। तीसरा था हमारा एडोलसेंस। यहाँ से यहाँ पहुँचे और फिर चाइल्डहुड से पहुँचेगा अब एडोलसेंस तक। तो इस बीच में जो बच्चे को ये मतलब क्या एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट्स पे अगर हम बच्चे को एड्स दे दें, यानी कि कुछ ऐसे हेल्पफुल सोर्सेस दे दें जिससे उसका डेवलपमेंट और अच्छा हो जाए, तो जो डेवलपमेंटल टास्क हैविंगस ने उसके लिए मतलब हैविंगस ने कहे हैं तो वो ईजिली बच्चा क्या होगा, मान लेगा, मतलब ईजिली वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो उसी के लिए हम कुछ एड्स पढ़ेंगे जो बच्चे को मास्टरी कराते हैं, बच्चे को निपुण बनाते हैं अपने डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में, चाहे वो आपके इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक हो या फिर चाइल्डहुड से बच्चे को आगे जाना हो एडोलसेंस तक। तो ये कॉमन है, इसका किसी एज से कोई रिलेशन नहीं है कि इन्फेंसी से यहाँ के लिए अलग होंगे, यहाँ से यहाँ के लिए अलग होंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं, मैंने सभी लिख दिए हैं। देखिए, एड्स टू मास्टरी मतलब सपोर्ट ऑफ टीचर्स इन पेरेंट्स इन लर्निंग। अब सही बात है, अगर टीचर पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट दे दें, एक बच्चा है एवरेज है, सही है, और उसको मिल गया टीचर पेरेंट्स का भी सपोर्ट, तो बच्चा वो अगर बच्चे को यहाँ पहुँचना होगा तो बच्चा यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो यही चीज़ कही गई कि पेरेंट्स सपोर्ट कैसे देंगे, टीचर सपोर्ट कैसे देंगे। टीचर का ये दायित्व बनता है कि क्लास में अगर बच्चा है तो उसकी बच्चे को इंडिविजुअली मतलब प्रेफरेंस दी जाए और एक बच्चे की कभी भी अवहेलना ना की जाए, सबके सामने उसको नेगेटिव फील ना कराया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएँ कि वो खुद को वहाँ पे एक्सप्रेस करे। बच्चा जितना खुद को एक्सप्रेस करेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और पेरेंट्स का ये है कि पेरेंट्स बच्चे की लर्निंग में इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि बच्चे की बातों को सुने पेरेंट्स भी। बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उससे एकदम से नेगेटिव से ना बोल दें कि अरे तुम तो बेकार हो, और मतलब
उसकी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ट्राई करें। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मोटिवेशन टू लर्न। बच्चे के अंदर भी सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। इंटेलिजेंस कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा को। अगर बच्चे के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कोई काम सीखने का, टीचर सिखाता रहेगा, बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा। एक बच्चा है जिसको, एक मिनट मैं एग्जांपल लेते हैं, हमें एक बच्चा है जिसको पसंद है आर्ट करना, ठीक है, लेकिन उसकी जो फैमिली है वो चाहती है मेरा बच्चा IITian बने, वो उसको पढ़ाई करा रहे हैं IIT की। तो क्या बच्चा वो IIT की पढ़ाई उतने इंटरेस्ट से कर पाएगा जितने इंटरेस्ट से वो आर्ट करता है, ड्राइंग करता है? नहीं ना, क्योंकि उसको तो आर्टिस्ट बनना है, आर्ट करनी है। तो यही चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे के अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के बच्चा नहीं सीख पाएगा। एक स्ट्रांग मोटिवेशन कि हाँ मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे वो होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए डेली छोटे छोटे टास्क बनाते हैं कि यार मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, वो वाले चैप्टर पढ़ने हैं, ये रिवाइज़ करना है, वो रिवाइज़ करना है। तो जब तक वो अपना एक दिन का पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं कर देते हैं वो सोते नहीं हैं। तो यही चीज़ें, ये चीज़ें क्या करती हैं, डेली बच्चे के डेवलपमेंट पे हेल्प कर रही हैं। उसके अंदर ना एक अलग सा ही मोटिवेशन है कि हाँ मुझे करना है तो करना है। जैसे इस समय आपका टास्क क्या है कि आपको KVS का एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, चाहे कैसे भी निकालना हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। तीसरा हमारा आता है विल पावर टू डू समथिंग डिफरेंट और क्रिएटिव फ्रॉम अदर्स। अब ये भी चीज़ है, देखो ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है बिल्कुल जाता है सीधे सीधे, ठीक है। दूसरा रास्ता होता है जो जिगजैग होता है, ऐसे 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 ज़्यादा है। जो भीड़ होती है ना वो हमेशा इस रास्ते पे होती है जो बिल्कुल सीधा हो, क्योंकि ना यहाँ पे आपको 20 लोग मिल रहे होते हैं रास्ता दिखाने वाले कि भैया ऐसे जाओगे बिल्कुल सीधे है, फिर मुड़ जाना, जो भी है अलाना फलाना। लेकिन जो रास्ता टेढ़ा होता है ना, इस पर हर कोई चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है ना कि यार ये तो बड़ा मतलब दिक्कतें होंगी। तो इस पे जो चलने का साहस रखता है, अकेले रास्ते पर, सॉरी, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई अकेले चलने का साहस रखता है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। यानी कि हम कहेंगे रचनात्मकता है कि उसको खुद को बाकियों से अलग दिखाना है। वो भी एक कॉमन बनाए रास्ते पे चल सकता है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अपना रास्ता खुद बना रहा है, ना कि उन 100 लोग को फॉलो कर रहा है जो एक रास्ते पे भाग रहे हैं। और आपने कोटेशन भी सुना होगा कि भीड़ वाला, मुझे भी याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ते हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ, तो दूसरों से कुछ अलग या रचनात्मक करने की इच्छा शक्ति होना कुछ बच्चों में होती है, बहुत बच्चों में होती है कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। चौथा आता है प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू लर्न। मतलब एक बच्चे को ऐसा वातावरण देना जो बच्चे को सीखने के अवसर दे, यानी बच्चा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके और नई नई चीज़ें सीख सके, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ सके। अब अगर आपने देखा होगा जो अच्छे स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। जबकि आपने देखा होगा तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले होते हैं। मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे फ़िलहाल, तो उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो भी अच्छा होता है और भी बाकी चीज़ें उनमें ज़्यादा अच्छी होती हैं कंपेयर देन अदर स्कूल। फिर आता है हमारा रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट एंड हाई इंटेलिजेंस। मतलब कि बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ी से होना और उच्च बुद्धि स्तर का होना। अगर बच्चे की जो ग्रोथ है प्रॉपर हुई है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे का ठीक ठाक रहा है, तो उसका जो मानसिक इंटेलिजेंसी होगी वो भी ठीक होगी। तो ऐसे बच्चे हर चीज़ को जल्दी सीख सकते हैं, बजाय उनकी जिनमें कोई मतलब रोग रहा हो या फिर बचपन में किसी प्रॉब्लम से सफ़र किया हो। छठा आता है हमारा एवरेज स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर एज। मतलब अपनी जो एज है उससे ज़्यादा काम करने की उनके अंदर एनर्जी होना। होते हैं ना बच्चे जो हमेशा एक्टिव रहते हैं कि मैम ने मतलब क्लास में दो तीन बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, मैम कोई 10 क्वेश्चन देंगी करने के लिए, तो उस 10 क्वेश्चन को 30 बच्चे तो 30 मिनट में करेंगे, लेकिन वहीं 2 बच्चे ऐसे होंगे जो 20 मिनट में उन 10 क्वेश्चन को कर देंगे। तो ऐसे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है कि उनमें एनर्जी लेवल हाई होता है। फिर हमारे कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। मतलब अगर बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाया या उसे अच्छा पोषण नहीं मिला या इन्वायरमेंट रहा हो, जो भी चीज़ें रही हों कि बच्चे के विकास में रुकावटें आई, तो जिससे क्या होगा, वो नए डेवलपमेंटल टास्क अचीव करने में उसको दिक्कतें आएंगी, वो उतने अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा। तो हम उसकी अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो, लैक ऑफ प्यूपर गाइडेंस इन लर्निंग, मतलब सीखने में सही मार्गदर्शन की कमी।
अब बच्चे को गाइडेंस ही नहीं मिली प्रॉपर कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, तो बच्चा क्या होगा, भटकता रहेगा। उसके अंदर तमाम मतलब एबिलिटी थी करने की, पोटेंशियल भरा पड़ा था, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या हुआ, खाली सड़कों पर वेस्ट हो गया, क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिली कि तुम पहले ये करते फिर तुम ये करते। जैसे हमारी इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है, गाइडेंस हर किसी को मिल ही नहीं पाती है प्रॉपरली, जो मिलनी चाहिए, जो रियल में, क्योंकि हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उन्हीं को करते हैं फॉलो, बस कि आपको ये करना है, इंटर करना है, फिर इस तरीके से आगे की चीज़ें फॉलो करनी है। तो वही चीज़ है कि अगर एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो उसकी लर्निंग में क्या होगी, कमी आएगी, उसका जो लर्निंग का कर्व है वो घटेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न, मतलब बच्चे के अंदर प्रेरणा नहीं है सीखने में, या फिर बच्चे को बाहर से भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि सीखने में आंतरिक और बाह्य प्रेरणा का अभाव होना। चलो एक बच्चे में अंदर से मोटिवेशन कम है, चलता है, लेकिन अगर हम उसको, वैसे तो नहीं चलता है जब तक आपके अंदर खुद से सीखने की इच्छा नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा आपके अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप में मोटिवेशन कम है और बाहर से भी कोई आपसे कह रहा है तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर लोगे, तुमसे ये हो जाएगा, मतलब उसको मोटिवेट कर रहा है, कि पुश कर रहा है, हाँ तुमसे ये हो जाएगा, तो वो बच्चा क्या होगा, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सीखने में ना तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन है, ना ही उसको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है, तो अभी ये भी क्या है, एक रुकावट है बच्चे के पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में जो आती है। फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू सम फिजिकल डिफेक्ट, किसी शारीरिक दोष से ग्रसित होने के कारण बच्चे के आत्मविश्वास में कमी होना। जैसे अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे में कोई बचपन में कोई ऐसी बीमारी थी जिससे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया। लाइक दिस, कि आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, वो जो इसमें छोटा बच्चा रहता है ना, वो जो ड्राइंग वगैरह करता है, मैंने एक्चुअली मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या था। तो वो जो तारे ज़मीन पे मूवी थी, वो बच्चा था तो बड़ा होशियार, मतलब उसमें एक यूनिक टैलेंट था, ड्राइंग का था आई थिंक, जितना मुझे मूवी का याद आ रहा है, बाकी तो आप लोगों ने देखी होगी। तो लेकिन वो बच्चा गुमसुम था, वो हमेशा मतलब चुप रहना, क्योंकि उसकी जो फिजिकल डिफेक्ट था, जो उसमें कमी थी एक, तो उसको क्या था, उसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था बहुत ज़्यादा। और इधर अगर बच्चे में कोई, हमारी इंडिया में तो बड़ा अजीब रहता है, बड़ा अजीब, मतलब 90% फैमिली में तो रहता ही रहता है, 90% फैमिलीज़ में, कि अगर बच्चे में कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो दुनिया तो बाद में उसमें कमी निकालती है, पहले जो उसके घर वाले होते हैं ना, वही उसमें कमी निकालना शुरू करते हैं। तुम ऐसे हो, तुम्हें ये नहीं आता, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में 2 साइन यूज़ करूँगी, एक मेरा अपवर्ड होगा, इसका मतलब वृद्धि होता है, ठीक है, एक मेरा होगा डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब कमी से होगा, ओके, क्योंकि लिखने में दिक्कत होती है बार। हाँ, तो यही चीज़ है कि बच्चे की किसी भी फिजिकल डिफेक्ट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, और ये बहुत में होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, या फिर चल नहीं पाते हैं, फिर कुछ भी, तो सोसाइटी क्या करती है, उनको अलग से देखती है, मतलब यार, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर हम इसमें घुसें तो आपको मेन पॉइंट्स याद करनी है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डेवलपमेंटल टास्क, मतलब उन बच्चे को सीखने का अवसर ही नहीं मिला। एक तरीके से ये बहुत होता है, अच्छे स्कूलों में तो मिलता है, लेकिन जो एवरेज स्कूल होते हैं ना, या फिर नॉर्मल स्कूल होते हैं, वहाँ बच्चे को मौका ही नहीं मिलता है कि बच्चा कुछ सीख सके, कुछ नया कर पाए, जबकि बच्चे में भर के टैलेंट भरा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट को लेकर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की डिबेट है वो बहुत लंबी है, क्योंकि ये दोनों का 50% रोल रहता है। अगर बच्चे के अंदर दिमाग बहुत भरा हुआ है, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट, उसका मतलब बुद्धि स्तर बहुत हाई है, लेकिन बच्चे को उस लेवल का इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा, तो उसका बुद्धि स्तर वो 0 के बराबर ही समझो, बेकार ही समझो ना। जब उसको वो माहौल ही नहीं मिला जहाँ वो अपनी जो प्रतिभा थी, जो कलाएँ थी, जो निपुणता थी, जो एबिलिटीज़ थी, उसको निखार पाता, तो वो क्या हुआ, तो बेकार हुआ ना। वही एक बच्चा नॉर्मल बुद्धि का है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया, तो क्या होगा, बच्चा निखर जाएगा, उसका जो पोटेंशियल अगर उसमें 50 था तो वो उसका पोटेंशियल 100 बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये दोनों चीज़ें ना बहुत इफेक्ट डालती हैं बच्चे के विकास में, और पूरी CDP में आप इसको बार बार पढ़ोगे। अगर मैं आपको वन वे में बताऊँ ना, तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सिंपल आंसर आपका 2 ही होगा। इन 5 जो हमारी ऑब्स्टेकल हैं, इसको मैं 1 वर्ड से हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट अगर बोल दूँ तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, और ये हमारा आनुवंशिकता।
फिर हमारा आता है कि विकासात्मक स्तर में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक मंदता होना, मतलब कि बच्चे के अंदर क्या है, फिजिकली, मेंटल और इमोशनल रिटार्डेशन है उसके डेवलपमेंट लेवल पे। अभी कैसे होती है फिजिकल, तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, उसमें कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, जिससे कि मतलब उसका कॉन्फिडेंस लो है, तो वो क्या होगा, वो इतने अच्छे से नई चीज़ को सीख नहीं पाएगा, उसका जो एफिशिएंसी होगी वो भी लो होगी। जब एफिशिएंसी लो होती है तो और आपको सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, टॉन्ट देती है, जिससे बच्चे की एफिशिएंसी और लो होती है। दूसरा हमारा मानसिक से आता है। मानसिक से आता है जब बच्चे में कोई फिजिकल डिफेक्ट है, कोई बच्चे में शारीरिक रोग होता है, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग को भी तो इफेक्ट डालता है ना, वो दिमाग भी तनाव की स्थिति में रहने लगता है, क्योंकि उसको सोशली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तुम जैसे हो वैसे रहो। तीसरा आता है इमोशनली, यानी कि भावनात्मक रूप से। तो जब बच्चे के इमोशंस कोई सुन ही नहीं रहा है कि बच्चे के अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, तो बच्चा क्या होगा, इमोशनली रूप से भी स्लो होगा, नहीं होगा। ऐसे बच्चे मोस्टली गुमसुम रहते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको एक ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जहाँ पे 4 लोग उन्हें सुन सकें कि हाँ हमारे बच्चे को समस्या क्या है। फिर हमारा आता है, देखो ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाया है कि आपको अच्छे समझा सकूं, आई होप क्लियर होगा। हाँ, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं किस चीज़ के, फेलिंग एट डेवलपमेंटल टास्क, मतलब कि विकासात्मक कार्यों में असफल होने के परिणाम क्या होते हैं, मतलब जो विकासात्मक कार्य हैं अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आपका लिए क्या रिजल्ट आता है। देखो ये हमारा शुरू होता है कहानी, सामाजिक अस्वीकृति मिलती है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर एक व्यक्ति है जिसको 25 साल, जो हमारा सोसाइटी वो कहता है कि 25 साल शादी के लिए अच्छी है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं कि उनकी शादी 30 से पहले ना हो। तो समाज क्या करता है, इन 24-25 साल के जो लोग होते हैं उनको सोशली डिसअप्रूव करने लगता है। बताओ, अब तक शादी नहीं करी, घूम रहे हैं। और मतलब अगर बात हो गर्ल्स की तो और नेगेटिव जो कमेंट्स होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। उनकी लड़की तो शादी नहीं कर रही है, ये फलाना, या फिर लड़की अगर बाहर जॉब करती हो, प्राइवेट जॉब करती तो और मतलब हमारी सोसाइटी जो है ना गर्ल्स को बहुत नेगेटिव वे में देखती है। तो ये क्या है, सामाजिक अस्वीकृति मिलना है। इससे क्या होता है, इससे एक मिनट, ये पूरा जो डायग्राम है ना मैंने एरो इसी डायरेक्शन में बनाया कि एक के बाद ही घटनाएं बच्चे के माइंड को या बच्चे के डेवलपमेंटल टास्क को इफेक्ट डाल रही हैं। सामाजिक अस्वीकृति मिल रही है, उससे क्या होगा, सामाजिक तिरस्कार, जो समाज है वो उस व्यक्ति का अपमान करना शुरू करता है, क्योंकि सामाजिक अस्वीकृति के साथ में ही सामाजिक तिरस्कार आता है। अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, या फिर सोसाइटी जिस अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहती है वैसे नहीं चल रहा है, जैसे जनरली कहा जाता है कि यार 24-25 साल की उम्र में कर लो शादी और उससे पहले मिल जाए जॉब, और फिर लड़की की शादी कर दो, लड़की की शादी कर दो, बस छुट्टी पाओ। तो लेकिन आजकल का यूथ चाहता है कि उनकी शादी 29-30 साल से पहले ना हो, उनकी शादी तब हो जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ, और होना भी चाहिए ऐसा ही फ़िलहाल। तो इसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको तो अपने ही जो दुनिया है उसमें ही रहना है। तो इससे बच्चे का क्या होता है, सामाजिक रूप से तिरस्कार भी होने लगता है। वो कहीं जा रहा है तो भी उसे पूछते हैं, और बताओ तुमने अब तक पेपर नहीं निकाला, तुम तो उसकी 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। एक बच्चा है वो बोल के गया आज से 5 साल पहले कि वो दिल्ली जा रहा है, उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। 5 साल हो गया, किसी कारणवश उस बच्चे का वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, या फिर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब भी वो घर पे आएगा, जब भी वो सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा, तो सोसाइटी क्या करेगी, और बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारे इतने साल हो गए, ऐसे क्वेश्चन होते नहीं होते हैं, सभी लोगों के साथ में होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं ना जो बच्चे को क्या करती हैं, सामाजिक रूप से तिरस्कार कर रही हैं। आप डायरेक्ट तो नहीं बोले, लेकिन आप इनडायरेक्टली बच्चे की इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे ना कि बच्चे के अंदर किस इमोशन से बच्चा गुजर रहा होगा उस समय पे। तो फिर इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर बच्चे को लो फील होने लगता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है कि आप बताओ इतने साल हो गए, मेरा अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा बहुत लोग के साथ में होता है। आपने अभिनय सर जो मैथ्स वाले हैं उनकी कहानी सुनी है? कल मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो देखा था। वो कह रहे थे जब वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो उनके 2014 में आई थिंक 14 ही थी, हाँ, तो कुछ मार्क्स कम रहेगा जिससे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उनके रिश्तेदार उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं और बताओ क्या रहा तुम्हारा रिजल्ट। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि अभी तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन तुम देखना आज से 4 साल के बाद बहुत अच्छा कुछ होगा, तो कि तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। मुझे एक्चुअली उनकी एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, तो उनका कुछ जवाब इस तरीके का था। इससे हमें क्या पता लग रहा है, सोसाइटी ना आपको हराने का वेट करती है, फिर आपके हारने का। अगर आप जीत जाओगे लाइफ में तो वो नहीं पूछेगी कि आप कितना जीत गए हो, लेकिन अगर आप हार रहे हो तो वो कॉन्टीन्यूसली आपको तोड़ती रहेगी। लेकिन आपका वहीं पे आपको क्या होता है, बच्चे को लो फील होने लगता है कि अरे यार, उसके अंदर क्या आती है, एक उसका कॉन्फिडेंस भी
गिरने लगता है, बाकी उसके अंदर हीनता आने लगती है खुद को लेकर ही, खुद के पोटेंशियल को लेकर कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ या मेरी बस की बात ही नहीं है। फिर इससे क्या होता है, बच्चा तनाव में या फिर दुख की स्थिति में जाता है, मतलब कि लीड्स टू अनहैप्पीनेस और टेंशन, जिससे क्या होता है बच्चे को जो नए विकासात्मक कार्य अचीव करने थे उसमें भी लेट होता है बच्चा। देखो यहाँ पे जो हमने एरो बनाया है इसका मतलब है कमी से है, ठीक है, कमी होना। फिर बच्चे में क्या आ रही है, बच्चा पहुंच गया हमारा टेंशन में, उसके बाद क्या होगा, जो चीज़ उसको उसके आगे करनी चाहिए थी वहाँ पे भी उसका पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि उसका पूरा अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका है, उसके अंदर आगे करने की इच्छा वो ही नहीं रही है, हिम्मत ही नहीं आ पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो अपने नए जो टास्क थे उसको भी पूरा नहीं कर पाएगा। होता ना, देखो ज़िंदगी में सारी चीज़ें ना एक के बाद एक लगी होती हैं। जैसे हमने विकास पढ़ा, विकास की जो चारों मेन अवस्थाएँ थी वो एक दूसरे को इफेक्ट डालती हैं, ऐसे ही ये पूरी जो हमारा डायग्राम है ना, इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट डालती हैं। जैसे आप बताओ, एक चीज़ बताइए, अगर आपने पर्टिकुलर दिन में कुछ अपना टास्क बनाया कि आज मुझे फलाना 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, 5 में से आप बस 3 सब्जेक्ट पढ़ पाते हो, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके बच गए, तो आप सोचते हो कि मैं नेक्स्ट डे पढ़ूंगा, तो आप ऑनेस्टली बताना क्या 2 सब्जेक्ट वो नेक्स्ट डे आपकी कवर हो पाते हैं विद दिस 5 सब्जेक्ट? कहीं ना कहीं छूटता है, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, मतलब आपका टास्क क्या हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जब आपके अंदर आपको पहले क्या हुआ, सोसाइटी ने डिसअप्रूव किया, जिससे आपको रिजेक्शन फील हुआ, जिससे आप में हीन भावना आती है, जिससे आपको टेंशन में आ गए। आप टेंशन में आने के बाद क्या हुआ कि आपके जो नए विकासात्मक कार्य थे जिनको आपको अचीव करना था, अगर बच्चा, तो उसमें भी बच्चा फिर लेट होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल उसका कम होता जा रहा है। तो ये हमारी थी आज की कहानी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। इसको आप ऐसे ही देखना, मैंने ये चार्ट बनाया है इसीलिए, जिससे कि आपको याद रहे। बाकी आज मैं जो एक स्पेशल चीज़ थी जो मैं बोलना चाहूँगी पहले, वो ये थी कि आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं। वो क्वेश्चन कुछ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस और पढ़ लें हम ज़रा। ये भी पहले क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन हमारे ये रहा, 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट दोस्तों। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार छोटा सा डिफरेंस और समझा देती हूँ, क्योंकि आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक। देखिए, अगर हम बर्थ टू 6 ईयर की बात करें, और 6 से लेके 12 ईयर्स जो हमारा चाइल्डहुड में आता है, इसमें देखो बर्थ टू 6 ईयर में बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पे सॉलिड फूड लेना सीखता है, या फिर जेंडर को सीखता है। जेंडर डिफरेंसेस की जो एज होती है वो हमारी यही वाली होती है, लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या करता है, बच्चा यहाँ पे जेंडर रोल्स को समझ जाता है, सीख जाता है। दूसरा, यहाँ पे बच्चे की क्या होती है, बेसिक स्किल भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है चाइल्डहुड में। क्या ये सब मैं लिखा है, इवन किताबों में अपनी इसमें भी लिखा है, PDF में आपको मिल जाएगा। हम क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे लिख नहीं मिल रहा है इससे। देखिए 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर लें इसे। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वॉज प्रपोज्ड बाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो हाँ एक बात और है कि हम हिंदी में लिखना आज भूल क्या गए, कि इच्छा नहीं हुई, टाइम बहुत हो गया था एक्चुअली ऑलरेडी। तो बस इंग्लिश में मैं 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, और बाकी मैं इसको हिंदी में डिफाइन कर दूँगी। ओके, कि जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंटल टास्क का, यानी कि विकासात्मक कार्यों का, वो किसने दिया है, इस अवधारणा को किसने विकसित किया है। तो इसमें हेलिंगवर्स्ट है, या हेविंगहर्स्ट है, या फिर जीन पियाजे हैं, या फिर प्रोफेसर हॉल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंटल टास्क की बात कौन करते हैं, हेविंगहर्स्ट करते हैं, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा नहीं रखे हैं मैंने, थोड़े ही रखे हैं, बस 5 क्वेश्चन है। हाँ, और ये जो आपका क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया था, 2-3 साल पहले की बात है। फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हैविंगस्ट डेवलपमेंट फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन फॉर लेटर चाइल्डहुड। मतलब कि लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 to 12 की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस टाइम में जो डेवलपमेंट की फंक्शन होता है, डेवलपमेंट का क्या कार्य होता है बच्चे के लिए, हैविंगस्ट के अकॉर्डिंग। या अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़े ऑप्शन ऊपर करते हैं, क्वेश्चन क्लियर तो पढ़ लिया हमने। हाँ देखिए, 1 मिनट बस। लर्निंग फिजिकल स्किल, गेनिंग अ गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद पीयर्स। मतलब कि फिजिकल स्किल सीखना, एक एटीट्यूड विकसित करना अपने और अपने पीयर्स के साथ में सीखना खेलना, या फिर लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड,
सॉलिड फूड लेना सीखना, या फिर लर्निंग टू टॉक एंड वॉक, या फिर लर्न टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, या फिर जो बॉडी वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करना सीखना, या फिर तीसरा है अचीविंग न्यू मैच्योर रिलेशनशिप, यानी कि परिपक्व जो रिश्ते होते हैं उसको विकसित करना सीखना, या फिर स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ फैमिली, बिजनेस के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना। अभी 4 चीज़ें आपको क्लियर हुई। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हैविंगस ने जो डेवलपमेंट के कौन से फंक्शन बताए हैं लेटर चाइल्डहुड के दौरान, यानी कि 6 to 12 ईयर्स जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे जो हमारे एक बच्चे की जो डेवलपमेंटल टास्क बताए हैं हैविंगस ने वो कौन से हैं। तो आप बताओ 6 से 12 साल में क्या बच्चा इसकी बात करता है कि वो मैच्योर रिलेशनशिप बनाता है? नहीं ना, मैच्योर रिलेशनशिप की बात कब होती है? जब बच्चा 12 से 18 में पहुंचता है। तो यानी कि हमारा थर्ड वाला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, लर्न टू टॉक, ये फूड मतलब खाना खाना, चलना बोलना सीखना, या फिर सुसु पोटी सीखना। क्या ये बच्चा 6 to 12 में सीखता है? क्या आप जब 6 से 12 साल में थे तब आपने सीखा? नहीं, ये तो बच्चा बर्थ से लेके 6 साल तक में ही सीख जाता है कि उसको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे अपना बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नीचे थर्ड था हमारा कि क्रिएटिंग अ बिजनेस, हाँ, स्टार्टिंग अ बिजनेस या फिर स्टार्टिंग अ फैमिली। क्या फैमिली या बिजनेस के बारे में 6 से 12 साल का बच्चा सोचना शुरू करता है? नहीं ना, वो कब होता है? जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है 12 से 18 की एज में, यानी कि यहाँ पे फोर्थ वाला भी गलत हो गया। तो हमारा राइट क्या बचता है? लर्निंग फिजिकल स्किल, गेनिंग अ गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स वन सेल्फ, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद पीयर्स। फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो, और ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपका DSSB PRT का क्वेश्चन है। DSSB PRT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन मैंने लिया है। और बाकी और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने अपने अकॉर्डिंग इनके क्या आंसर अज्यूम किए थे। ओके, अब हमारा आता है लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस। 1 मिनट, बच्चा सेक्स डिफरेंसेस कब सीखता है? 12 से 18 में सीखता है, बर्थ टू 6 ईयर में सीखता है, या फिर 6 to 12 ईयर में सीखता है? यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस। देखो, जब बच्चा 12 से 18 साल में होता है तो बच्चा क्या सीखता है? तब बच्चा जेंडर रोल्स को अच्छे से समझ चुका होता है, बहुत अच्छे तरीके से। और जब बच्चा 6 to 12 में होता है तो क्या होता है? तो बच्चा उनके जेंडर रोल्स की भूमिका के बारे में वेल नोन होता है, यहाँ पे प्ले कर रहा होता है, यहाँ पे वेल नोन होता है। जबकि बर्थ टू 6 ईयर में क्या होता है? बच्चा ये बॉय है, ये गर्ल है, ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चा कब सीखता है? जब बच्चा यानी कि अपनी इन्फेंसी में होता है, जिसको उन्होंने बर्थ टू 6 ईयर कहा है। यानी कि लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस हमारा कब होगा? जब बच्चा बर्थ से लेके 6 ईयर्स में है। फिर हमारा एक क्वेश्चन और है अभी, अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज़ अ टास्क फॉर, मतलब फिजियोलॉजिकल कहते हैं कि अपने शारीरिक जो उसके अंग हैं उसको लेकर उसमें स्थिरता आती है, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स में उसका कंट्रोल कब आता है? अडोलसेंस में आता है, इन्फेंसी में आता है, लेटर चाइल्डहुड में आता है, या फिर चाइल्डहुड में आता है? देखो, अडोलसेंस में होता है तो बच्चे का प्रॉपर सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका होता है उस टाइम तक। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्फेंसी, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा होता है बर्थ से लेकर 6 ईयर तक अकॉर्डिंग हैविंगस्ट। ओके, तो 6 साल तक का बच्चा आराम से अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना सीख चुका होता है। देखो और है क्या? नहीं, इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। बाकी एक छोटी सी बात है आपसे कि वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारी चैनल को। एंड तीसरी चीज़, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 4-5 घंटे की मेहनत होती, तब जाके मैं इतनी 30 से 40 मिनट की वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी जो आज की नई पहल थी, मैंने जो 5 क्वेश्चन ऐड करे थे, ये कैसे लगे। बाकी ये वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वाला टॉपिक आप में शायद काफ़ी बच्चों ने अब तक पढ़ा नहीं होगा ज़्यादा, इसलिए। ओके, एंड बस इतना ही कहूँगी कि पढ़ते रहिए अच्छे से। PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट्स करके प्लीज़ बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी कोऑपरेट करें। थैंक यू।